Hello everyone, my name is स्वीटी बढ़ालिया and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बायोमोलिक्यूल्स टॉपिक में ही न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। पर उस पे जाने से पहले मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों को प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि प्रोटीन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, हमारे नेल्स, हेयर्स, स्किन, ठीक है, किसी भी चीज़ की अगर आप बात करें तो वहाँ पे प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर के क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसको हम 4 लेवल में बांट देते हैं। प्रोटीन का स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, काफ़ी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा होता है, तो उसको समझने के लिए हम उसको 4 लेवल में बांट देते हैं, जिसे हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टिनरी प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, अब मैंने वहाँ पे आप लोगों को ये भी बताया था कि जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है वो हमारी क्या होती है, प्राइमरी, उसी से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेवल आ जाता है सेकेंडरी, देन टर्शियरी एंड देन क्वार्टिनरी। सेकेंडरी की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी को हम फर्दर 2 पार्ट में क्लासीफाई कर देते हैं, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट प्लीटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर वैसे तो मुझे नहीं लगता कि आपके पेपर में बनाना आएगा, बट अगर पेपर में बनाना आ जाता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टिनरी आपको डिस्कस करना है, मतलब एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया कि डिस्कस करिए क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, तो वहाँ पे अगर आप डिस्कस कर रहे हो तो आप डेफिनेशन के साथ साथ थ्योरी के साथ साथ इनके स्ट्रक्चर इस तरीके से बना सकते हो कि प्राइमरी जो है दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, फिर टर्शरी जो है वो और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, एंड क्वार्टिनरी और उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। ठीक है, और कई बार आपका ऐसे भी डिफरेंस आ जाता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है, आप उसे याद रखना कि फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन, इसमें भी डिफरेंस काफी ज्यादा पूछा जाता है बोर्ड में। मैं जो आपके वीडियो लेक्चर्स बनाती हूँ वो बोर्ड के हिसाब से बनाती हूँ। ठीक है, मैं नीट के हिसाब से नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं जेई के हिसाब से नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि वहां पे हमें चीजें और ज्यादा एक तरीके से डेप्थ में जाके पढ़ानी पड़ती है। बट हाँ, नीट और जेई वाले बच्चे जरूर देख सकते हैं वीडियो लेक्चर, बट उसमें आपका थोड़ा सा और पोर्शन ऐड होता चला जाता है। मैं जो पढ़ाती हूँ वो मैं बेसिक क्लास 12th के हिसाब से, 11th-12th के हिसाब से पढ़ाती हूँ, जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि अगर आप बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो। ठीक है, तो बोर्ड के एग्जाम से इतना आपके लिए सफिशिएंट है, आप इसे नोट कर सकते हैं। और ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन के बीच का डिफरेंस आप लोग जरूर याद कर लें। ठीक है, नोट करिए इसे प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एंड दैट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, अगर आसान शब्दों में हम समझे तो हम लोगों ने जब प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में समझा तो हमें ये चीज समझ में आई कि जब भी प्रोटीन की एक लेयर दूसरी लेयर के साथ कंबाइन होती है, मैं जानबूझ के ऐसे वर्ड्स यूज कर रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, तो अगर प्रोटीन की एक लेयर दूसरी लेयर के साथ जब कंबाइन होती है तो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, सल्फर बॉन्ड, ये तरीके से वो एक दूसरे से जुड़ती है, कनेक्ट होती है। ठीक है, हर प्रोटीन की अपनी कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बायोलॉजिकल फंक्शन होता है। जब भी हम कुछ ऐसा चेंज कर देते हैं कि मान लीजिए हमने टेम्परेचर में बदलाव कर दिया या हमने उसके पीएच में चेंज कर दिया, तो ये जो वीक बॉन्ड होते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड कोई बहुत स्ट्रांग बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है, तो जो इनके बीच में, लेयर्स के बीच में जो वीक बॉन्ड होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और कई बार वो ब्रेक भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब पहले वाली चीज तो रही नहीं कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर था वो पहले जैसा तो रहा नहीं, अब वो चेंज होके किसी और ही फॉर्म में तब्दील हो गया। ठीक है, तो वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज कर देता है और वो एक अलग ही फॉर्म बन जाती है प्रोटीन की। तो इसको हम बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, जिसके सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे कि दूध का दही जम जाना, है ना। दूध से हम जब दही बनाते हैं तो वो क्यों होता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। सिमिलरली जब हम कच्चा अंडा जो हमारे पास होता है, अगर हम उसको बॉयल करते हैं, है ना, उबाल के जब हम एग को खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है, कोगुलेशन प्रोसेस उसमें हो जाता है। एक बार आपने अंडे को उबाल दिया तो आप वापस उससे कच्चा अंडा नहीं बना सकते। एक बार अगर आपने दूध से दही जमा दिया तो आप वापस दही से दूध नहीं बना सकते। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है,
प्रोटीन फाउंड इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम, प्रोटीन जो पाए जाते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में, उनका यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी, उनकी बहुत ही अच्छी अपनी ही बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है जिसे हम बोलते हैं नेटिव प्रोटीन। ठीक है, एक तरीके से नेटिव प्रोटीन हम उसको भी कहते हैं प्योर फॉर्म, आसान शब्दों में अगर आप समझ सको, प्योर फॉर्म कि वो नेचर में उस रूप में पाया जाता है। ठीक है, फिर कह रहे हैं जब हम नेटिव प्रोटीन के अंदर कोई फिजिकल चेंज कर देते हैं, फिजिकल चेंज कैसा है, मान लीजिए टेम्परेचर चेंज कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया सपोज हमने, केमिकल चेंज कर दिया, ठीक है, उसका पीएच में चेंज कर दिया, पीएच कम ज्यादा कर दिया, तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं प्रोटीन के अंदर वो बेचारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड, आपने देखा है कि ये क्या बनाते हैं, ऐसे लच्छेदार ग्लोब्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, और एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। अब मान लो अगर ये लेयर इस लेयर से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड थी, मैंने आपको पढ़ाया भी था कि इसका कार्बोनिल है, इसका NH है, जब इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड ही नहीं रहेगा जो उसको इस तरीके से कॉइल्ड करके रखा था, तो वो धीरे धीरे उसके जो लच्छे हैं वो खुल जाएंगे, वो कैसा हो जाएगा, अलग फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड एंड हेलिक्स गेट अनकॉइल्ड, जो इनका कॉइल्ड स्ट्रक्चर है वो अनकॉइल्ड हो जाता है, कॉइल उसमें जो स्ट्रक्चर है वो खुल जाता है, प्रोटीन लूज कर देता है अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को, और इसी को हम कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, नोट है काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें देखिए क्या लिखा है, जब हम डीनेचुरेशन करते हैं तो सिर्फ सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर्स जो हैं वही डिस्ट्रॉय होते हैं, पर प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो इंटैक्ट रहता है। मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया भी था, प्राइमरी स्ट्रक्चर हम इसको कहते हैं, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, चेंज किस में आता है, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर में, क्योंकि वही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से कॉइल्ड होते हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल कोगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग, ठीक है, अंडे का उबलना डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का एग्जाम्पल है, एंड कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ठीक है, जब हम दूध से दही जमा रहे हैं, ठीक है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, तो ये भी डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो बहुत आसान सा टॉपिक है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में सिर्फ इतनी सी बात बताई गई है कि जो हमारे प्रोटीन के सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर होते हैं उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जब भी हम कोई केमिकल या फिर पीएच जैसा चेंज लेके आते हैं तो उनके हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है वो अनकॉइल्ड हो जाता है, खुल जाते हैं कॉइल्ड, और वो एक अलग ही फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी या बायोलॉजिकल फंक्शन को लूज कर देता है और एक अलग ही फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो इसे कहा जाता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स की, कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड्स जो है दैट इज ऑल्सो अनदर क्लास ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। देर आर सेवरल बायोमोलिक्यूल्स जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गए, विटामिन्स हो गए। ठीक है, इन द सेम वे न्यूक्लिक एसिड जो है वो हमारी बॉडी के सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। अब किस तरीके से प्रेजेंट होता है, जो ह्यूमन सेल होता है उस ह्यूमन सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, अब क्रोमोसोम्स जो क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, थ्रेड की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है क्रॉस फॉर्म में ज्यादातर। तो इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। जो भी ह्यूमन सेल है उसके न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, और वो रिस्पॉन्सिबल होता है हेरिडिटी के लिए। अब हेरिडिटी क्या है, हम ये बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं हूं तो मेरी शक्ल मिलती है मेरे पापा से, या मेरी शक्ल मिलती है मेरी मम्मी से, या ऐसे हो सकता है कि हम किसी बच्चे को देख के कहते हैं कि देखो इसकी आंख जो है वो आईज जो है इसकी बिल्कुल आईज मम्मी के ऊपर गई है, नोज जो है इसका बिल्कुल पापा के ऊपर गया है, या इसकी ये वाली हैबिट जो है वो
पर्टिकुलर दादा या दादी के ऊपर गई है। तो हम अपने एंसेस्टर्स से, आप सभी को पता है कि हर एक इंडिविजुअल फैमिली होती है और हम अपने एंसेस्टर्स से, ठीक है, अपने वंश से जो हैबिट या जो कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर चलते हैं उसे कहा जाता है हेरिडिटी। अब कैसे मुझे कुछ गुण अपने पापा मम्मी से मिले, पेरेंट्स से मिले, उन्हें कुछ गुण उनके पेरेंट्स से मिले, उन्हें कुछ गुण उनके भी पेरेंट्स से मिले, तो ये कैसे पर्सन टू पर्सन जो है वो ट्रांसमिट होता है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम को कौन बना रहा है? क्रोमोसोम को बना रहा होता है डीएनए, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये डीएनए से बनता है। अगर मेजरली बात करें, ऊपर से बात करें, तो जो क्रोमोसोम है उसे प्रोटीन बनाता है और न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड को हम क्लासिफाई कर देते हैं किसमें? डीएनए में, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसे हम आरएनए कहते हैं, ठीक है। अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, दे आर ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। और ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या बनाने में मदद कर रहे हैं? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और वो कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल के न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड पढ़ रहे हैं अभी हम। तो न्यूक्लिक एसिड आर द मेन इंफॉर्मेशन कैरिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेल। किसी भी सेल के अंदर क्या इंफॉर्मेशन रहेगी और वो कैसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाएगा, ठीक है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? एक्चुअल में न्यूक्लिक एसिड। दे आर द मेन इंफॉर्मेशन कैरिंग मॉलिक्यूल ऑफ द सेल एंड बाय डायरेक्टिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस दे डिटरमाइन, ये डिटरमाइन करते हैं इनहेरिटेड या फिर इनहेरेंट कैरेक्टर ऑफ एवरी लिविंग थिंग, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, तो न्यूक्लिक एसिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हेरिडिटी में, कि भाई कैसे किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ट्रांसफर होंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग बात करें केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड की, कि न्यूक्लिक एसिड बनता किस चीज से है, तो न्यूक्लिक एसिड इन 3 चीजों से मिलकर बनता है। कौन कौन सी? पेंटोज शुगर जो कि हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, फॉस्फोरिक एसिड जो कि हमारा क्या होता है? H3PO4, और थर्ड होता है नाइट्रोजन बेस, ठीक है। अगर हम डीएनए या फिर आरएनए उनका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें 3 डिफरेंट चीजें मिलती हैं, और वो 3 डिफरेंट चीजें क्या हैं? पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजन बेस, ठीक है। तो ये तीनों मिलकर न्यूक्लिक एसिड को बना रहे हैं, यानी कि डीएनए और आरएनए को बनाने में ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। अब कैसे पता चलता है कि डीएनए बना या कैसे पता चलता है कि आरएनए बना? क्योंकि इन दोनों के अंदर ये तीनों चीजें हैं, ठीक है। अब देखिए हो क्या रहा है कि जो हमारा पेंटोज शुगर है, मतलब कि यानी कि कार्बोहाइड्रेट हमारा है, पेंट का मतलब क्या है कि वो 5 कार्बन से बना है, ठीक है। तो पेंटोज शुगर जो है, कौन सा पेंटोज शुगर? राइबोस यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अगर आरएनए होता है तो आरएनए के अंदर बीटा डी राइबोस प्रेजेंट होता है, और अगर डीएनए होता है तो डीएनए के अंदर बीटा D2 डीऑक्सी राइबोस प्रेजेंट होता है। अब डीई का मतलब क्या होता है ऑर्गेनिक में? रिमूवल। जब हम डिहाइड्रेशन की बात करते हैं तो मतलब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। डी कार्बोक्सिलेशन की बात करते हैं मतलब CO2 बाहर निकल गया, ठीक है। डिहाइड्रोजिनेशन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन बाहर निकल गया। डीऑक्सी की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन बाहर निकल गया। तो यहां से एक ऑक्सीजन इधर कम प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये बीटा है। अगर आप देखें तो इसका जो OH है वो कहाँ प्रेजेंट है? ऊपर प्रेजेंट है। तो ये कौन सी फॉर्म है इसकी? बीटा फॉर्म। मैंने आपको 2 फॉर्म पढ़ाई थी, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें फॉस्फोरिक एसिड की, तो फॉस्फोरिक एसिड जो है दैट इज H3PO4। ये 2 टर्म आप पढ़ोगे, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। एक के अंदर प्रेजेंट रहेगा, एक के अंदर प्रेजेंट नहीं रहेगा, वो अभी हम डिस्कस करेंगे कहाँ पे रहेगा कहाँ पे नहीं। नाइट्रोजन बेस की जब हम बात करते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आर कॉल्ड नाइट्रोजीनियस बेस। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हम उनको कहते हैं जब कार्बन रिंग बनाए
किस और उस रिंग के अंदर क्या क्या प्रेजेंट हो जाए, जैसे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो गया, नाइट्रोजन प्रेजेंट हो गया, सल्फर प्रेजेंट हो गया, जैसे कि पायरॉल, फ्यूरान, थायोफीन, ये सब हमारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। तो जब हम नाइट्रोजन बेस की बात करते हैं तो इसको हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, प्यूरेंस एंड पिरिमिडिन्स। ठीक है, प्यूरेंस के अंदर जो है एडेनिन एंड ग्वानिन प्रेजेंट होता है। एडेनिन को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्वानिन को हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। पिरिमिडीन की अगर हम बात करें तो यूरासिल, थायमिन एंड साइटोसिन इसमें आता है। यूरासिल को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, थायमिन को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, साइटोसिन को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम बात करते हैं डीएनए की और आरएनए की, तो इनके अंदर एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन ये तीन चीज कॉमन होती है। सिर्फ एक बेस है, जो चौथा बेस है जो इनमें अलग होता है। डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, थायमिन, और आरएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, यूरासिल। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं वो भी मैं अभी ड्रॉ कर दूंगी। हालांकि उनके स्ट्रक्चर आपके पेपर में नहीं आएंगे, पर फिर भी आप समझ सको कि भाई इनका कैसे स्ट्रक्चर होता है, तो मैं स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ठीक है, वीडियो को पॉज करके पहले इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें किसकी, एडेनिन, ग्वानिन की और साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल की, तो इस तरीके से इनके स्ट्रक्चर होते हैं। और आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है कार्बन के साथ रिंग में, तो ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बना रहा है, कॉन्जुगेशन भी शो कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप आ गया, अमीन ग्रुप आ गया। ठीक है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी कार्बोनिल और आपका अमीन ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस तरीके से ये एक साइक्लिक रिंग बनाते हैं। ठीक है, और ये इनके एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल के स्ट्रक्चर होते हैं। आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। क्लास 12th के बोर्ड में अगर हम बात करें तो इनके स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं पूछे जाते हैं, तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर सिर्फ मैंने इसलिए बनाए हैं ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लग सके कि हाँ देखिए इस तरीके से ये कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बारे में, जिसमें हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। मैं आप लोगों को बहुत ही आसान शब्दों में इस चैप्टर को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जो बायो वाले बच्चे होते हैं उनके लिए इस चैप्टर को समझना आसान होता है, बट जिन बच्चों के पास मैथ्स होती है उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट सा चैप्टर पड़ जाता है, क्योंकि एक्चुअली इसमें काफी सारी चीजें रटने वाली होती हैं। ठीक है, तो मैं जितना आसान करके इस चैप्टर को प्रेजेंट कर सकती हूँ मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए, जब हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में तो दो टर्म आ जाती है, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। इन दोनों में अंतर क्या होता है? जब हम बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड की, मैंने आपको बताया भी था कि न्यूक्लिक एसिड का जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको तीन चीजें मिलती हैं। क्या क्या? एक आपको मिलता है पेंटोज शुगर, एक आपको मिलता है फॉस्फोरिक एसिड, और एक आपको क्या मिलता है, नाइट्रोजन बेस। तो जब हम न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक तो पेंटोज शुगर और एक प्रेजेंट होता है नाइट्रोजीनियस बेस, और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये वाला पोर्शन आपका क्या है, पेंटोज शुगर, और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस मैंने आपको बताया था प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स, तो उसमें हमारे पास ये थायमिन, यूरासिल, साइटोसिन ये सब आ जाते हैं, जिनके मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर बताए थे। तो क्योंकि उनके स्ट्रक्चर बड़े बड़े होते हैं तो हम स्ट्रक्चर ना बना के ऐसे लिख देते हैं नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, जब हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की, तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन चीजें आ जाती हैं, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो अब देखिए होता क्या है, बेसिकली जो आपका फॉस्फोरिक एसिड होता है वो शुगर मॉइटी के फिफ्थ पोजीशन वाले कार्बन पे जुड़ा होता है। जैसे इसको हमने नंबर 1 दिया, इसे 2 दिया, इसे 3 दिया, इसे 4 दिया और इसे 5 दिया। ठीक है, तो फिफ्थ कार्बन जो है आपका शुगर का, ठीक है, वहां पर आपका फॉस्फोरिक ग्रुप जो है वो जुड़ा हुआ होता है। अगर ये तीन चीजें प्रेजेंट हैं तो वो क्या बनाएंगे मिलके, वो मिलके बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और अगर ये दो चीजें प्रेजेंट हैं तो वो मिलके क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोसाइड। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसका स्ट्रक्चर बना रखा है। अब ध्यान से सुनिए इस चीज को, जब लार्ज नंबर में न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़ जाते हैं,
यही न्यूक्लियोटाइड ये एक यूनिट है। अब ऐसी एक यूनिट दूसरी यूनिट के साथ जुड़ेगी, दूसरी तीसरी के साथ जुड़ेगी, चौथी पांचवी, ऐसे करके न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे जुड़ गए और उन्होंने बना दिया पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉली मीन्स मैनी। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जब बन जाता है तो वो फॉर्म करते हैं न्यूक्लिक एसिड। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, ये जो हमारी रिंग है, रिंग के लिए मैंने लिख दिया शुगर। आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर किसी को ये रिंग याद ना हो तो आप इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। हाँ, वो बात अलग है कि पेपर में कह दिया कि रिंग ही बनानी है सिर्फ, तो फिर रिंग ही बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो बाकी इतनी मुश्किल नहीं है, आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। और वैसे आता नहीं है पेपर में स्ट्रक्चर बनाना ना, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो रिंग की जगह हमने लिख दिया शुगर। अब ये किससे कनेक्ट है, नाइट्रोजनस बेस से, तो बेस लिख दिया। और ये शुगर किससे कनेक्ट है, फॉस्फेट से, तो हमने ये लिख दिया फॉस्फोरिक ग्रुप। अब फिर से देखिए ये जो है ये किससे कनेक्ट है, शुगर से, बेस से। शुगर किससे कनेक्ट होगा, फॉस्फेट से। इन द सेम वे शुगर कनेक्ट है फॉस्फेट से, फिर शुगर बेस, फिर फॉस्फेट शुगर बेस, ऐसा चलता रहेगा। तो मैंने एक यूनिट को सेलेक्ट करके और यहाँ पे लिख दिया N। N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ यूनिट्स, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है और वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।